तो जो है जैसा कि लास्ट क्लास में हमने राउट्स लॉ पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? राउट्स लॉ। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन के टाइप्स, यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे पहले जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, शांत रहोगे तुम लोग। अगर हम बच्चे आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये क्या करेंगे? फॉलो राउट्स लॉ, फॉलो राउट्स लॉ, यानी ये राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे। और राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो इनमें कुछ चीजें हैं कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग का होगा, यानी जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो इंथैल्पी में चेंज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। जब आप इनको मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। जब आप इनको मिक्स करोगे तो डेल्टा एच हो गया, वी हो गया, और क्या था? ठीक है, यही तो ध्यान रखना। एक और जो ध्यान रखना है कि ए इंटरेक्शन। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब ये आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो क्यों कर रहे हैं, तो कारण क्या होता है हमेशा? इंटरेक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो जब आपने दो चीजों को मिक्स किया है, सुना ध्यान से, दो चीजों को क्या किया है? मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद, जैसे मिक्स करने से पहले हमारे पास जो इंटरेक्शन होगा वो ए इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? ए इंटरेक्शन। ए का जो इंटरेक्शन होगा वो बराबर होता है किसके? बीबी के इंटरेक्शन से। किसके बराबर होगा? बीबी के इंटरेक्शन से। और इसका इंटरेक्शन बराबर होता है किसके? एबी के इंटरेक्शन से। अब ये क्या मतलब हुआ सर? समझना ध्यान से। इधर देखो, मेरे पास ये कंटेनर था जिसमें मैंने एक लिक्विड रख रखा है या कोई भी सब्सटेंस ए रख रखा है। ये दूसरा कंटेनर है जिसमें मैंने क्या रख रखा है? बी। सही बात है। अगर हम बात करें तो यहां ए के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहां बी के मॉलिक्यूल बी के साथ में क्या लगा रहे होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जो हमने देखा कि भैया इनके बीच, यानी ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था और जो बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उसकी स्ट्रेंथ लगभग बराबर थी। यानी ये अट्रैक्शन लगभग क्या था? सेम था। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है ना? अगर भैया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो इसका वेपर जो बनेगा, मान लिया इसका वेपर एक्स बना, तो भैया इसका भी वेपर तो लगभग एक्स ही बनेगा, क्योंकि दोनों के क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो दोनों के वेपर क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। अब सुनना, इसके वेपर एक्स बन रहे थे, इसके वेपर एक्स बन रहे थे, ठीक है, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हमने सोचा मिक्स करेंगे तो हो सकता है ए और बी का इंटरेक्शन क्या हो जाए? कुछ बदले। लेकिन हमने क्या देखा, जब ए और बी को आपस में मिक्स कर दिया तो इनके बीच जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल पहले के जैसा ही है। जितना ए और ए के बीच में था, जितना बी और बी के बीच में था, उतना ही इंटरेक्शन, यानी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? ए और बी के बीच। तो बताओ, पहले अगर वेपर एक्स बन रहा था, यहां एक्स बन रहा था क्योंकि इंटरेक्शन सेम था, अरे तो बाद में भी तो इंटरेक्शन सेम है, तो वेपर कितने बनेंगे? पहले जैसे ही बनेंगे। इसका मतलब मिक्सिंग के बाद भी कोई चेंज, यानी वेपर प्रेशर में ना तो कुछ बढ़ेगा ना तो कुछ घटेगा। जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। तो अगर ये सारे इंटरेक्शन सेम हो, अगर ये सारे इंटरेक्शन सेम हो तो राउट्स लॉ फॉलो होगा, और राउट्स लॉ फॉलो होगा इसका मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर जो आप राउट्स लॉ से कैलकुलेट करोगे। अच्छा बताओ, राउट्स लॉ से कैसे कैलकुलेट करते थे सर? पीए निकालते थे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। पीबी निकालते थे सर, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। सर पीएस कैसे निकालते थे? पीएस इज इक्वल टू क्या होता था? पीए प्लस पीबी होता। सही बात है। मतलब ये सारी चीजें फॉलो होंगी और प्रॉपरली लग जाएंगी, क्योंकि
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पहले था उतना बाद में है, राउट्स लॉ से निकालोगे, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्योंकि कोई चेंज किसमें नहीं हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन सुनना, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो क्या होगा, ए और ए के बीच का इंटरेक्शन और बी और बी के बीच का इंटरेक्शन चाहे कुछ भी रहा हो, हमने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हो सकता है ऐसा हम मान लेते हैं या तो ये इंटरेक्शन बढ़ गया या तो ये इंटरेक्शन घट गया। लेट से पहला एग्जांपल लेते हैं कि भैया पहले जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मिलाने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर कम होंगे कि ज्यादा होंगे, वेपर कम होंगे। मतलब अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कमजोर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों केस में राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे वेपर प्रेशर तो कुछ और आंसर आएगा और राउट्स लॉ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, कुछ और आंसर। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया हुआ वेपर प्रेशर कम होगा और राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया हुआ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सही बात है। अगर ये इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हुआ तो कम आ रहा है वेपर प्रेशर, अगर ये इंटरेक्शन वीक हुआ तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया हुआ वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया हुआ क्या होगा। क्लियर बात। तो यही दो केस बनते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करूं उससे पहले मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करोगे तो हम आइडियल सॉल्यूशन जब भी देखेंगे एग्जांपल में तो आपको एक कुछ चीजें बेसिक सी देखने मिलेंगी, और क्या है कि लगभग सिमिलर दिखने वाले मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देखना, मैंने लिखा क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमोइथेन। क्या लिखा, ब्रोमोइथेन। अब आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अरे क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। जैसे मैंने लिखा बेंजीन प्लस एनिलीन, आपको पता है एक कार्बन का बस फर्क है। अगर मैं बोलूं हेक्सेन प्लस हेप्टेन, यानी जब भी एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखें जिसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उनके बीच कार्बन का डिफरेंस बहुत कम हो, यानी कार्बन एटम्स का अगर डिफरेंस है तो बहुत कम हो, और अगर किसी दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस जैसे ब्रोमो क्लोरो तो उसमें क्या होगा, ब्रोमो और क्लोरो में बहुत ज्यादा बांस का डिफरेंस नहीं आएगा, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कंपाउंड हो। सिंपल शब्दों में क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कंपाउंड अगर हैं तो उन सब के केस में क्या होगा, इंटरेक्शन सेम होगा और वो सब के सब क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब रही बात कि सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हमारे पास दो केसेस हैं, एक है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या है, नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो भाई साहब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव डेविएशन है और एक क्या है, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम ए पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा बताओ पॉजिटिव डेविएशन को सब मैं ग्रेटर देन के साइन से सब में लिख सकता हूं। मतलब मान लिया मैं पी ए निकालता तो राउट्स लॉ से क्या आता, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही होता है ना। तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, पॉजिटिव मतलब बड़ा आंसर आएगा। अगर बात करूं आप पी बी निकालने जाते तो ये बड़ा आंसर आएगा किससे, पी नॉट बी से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। अगर आप पी एस निकालोगे तो ये बड़ा आंसर आएगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। सही बात है। अगर आप डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग निकालोगे तो ग्रेटर देन आएगा जीरो से, या आप बोल दो क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी तो बोल सकता हूं। आप डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर आपने 1 लीटर लिया था दूसरा 1 लीटर लिया था, एक लीटर को मिलाने पर कितना आना चाहिए था, 2 लीटर आना चाहिए था ना, पर 2 लीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। अब रही बात कि सर ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि सर जो ए का इंटरेक्शन था, जो
ए का इंटरेक्शन था वो अगर हम बात करें, और जो हमारे पास बीबी का इंटरेक्शन है, कौन सा इंटरेक्शन, बीबी का इंटरेक्शन, इन दोनों को मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन आया है यानी ए बी का इंटरेक्शन, वो इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। अब ठीक है, नॉट इक्वल है लेकिन ग्रेटर देन है या लेस देन है, डेविएशन कैसा आया है, डेविएशन कैसा आया है, पॉजिटिव। अगर डेविएशन पॉजिटिव है इसका मतलब मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा, वीक होना चाहिए ना, अभी तो वेपर ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब ये सब क्या होंगे, अगर आप साइन लगाना चाहो तो क्या लगाओगे, ग्रेटर का साइन। मतलब पहले इंटरेक्शन स्ट्रांग था, मिलाने के बाद इंटरेक्शन कैसे हो गए, वीक, मिलाने के बाद इंटरेक्शन कैसे हो गए, वीक हो गए। ठीक, अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका एसीटोन के साथ क्या मिला दो, एनिलीन मिला दो, और क्या मिला दो, इथेनॉल के साथ क्या करो, हाँ इथेनॉल के साथ क्या मिला दे, मान लिया वाटर मिला दिया। ठीक, ये सब इंटरेक्शन क्या है, मतलब ये दोनों केस एग्जांपल किसके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किसके, पॉजिटिव डेविएशन के। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो नेगेटिव डेविएशन में कुछ नहीं करना है, ये पूरा ऐसे कॉपी कर देना है, ऐसे कोई बात नहीं, सारी टेक्निक है, चिंता मत करो। तो अगर हम बात करेंगे हो गया ना एडजस्ट, वॉल्यूम है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। करना क्या है, देखो ध्यान से, ये साइन उल्टे कर देने हैं। ठीक, ये जो पॉजिटिव था ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ इंटरेक्शन बाद वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पहले वाला क्या हो जाएगा, कम। एग्जाम्पल इसका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका सुनना, हाँ अगर हम बात करें इसके ग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो वो दोनों ग्राफ भी बनाने हैं, तो एक बार मैं एनसीईआरटी से ही लेके आ रहा हूँ ये ग्राफ। ठीक, एक यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा, एनिलीन नहीं टॉलिन लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, मुझे लगा मैंने टॉलिन ही लिखा है, बेंजीन और क्या लिखना था, टॉलिन लिखना था। क्लियर है, तो अगर यहां तक हो गया है तो आगे चले। आप सुना ध्यान से, इसके बाद मेरे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है बच्चे एजियोट्रॉप। क्या नाम है, एजियोट्रॉप्स। सुना ध्यान से, पहली बात तो एजियोट्रॉप क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा। एजियोट्रॉप जो होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, कैसा होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। और इंपॉर्टेंट बात, ये बॉइल करता है एट फिक्स टेम्परेचर, बॉइल्स एट फिक्स टेम्परेचर। हाँ मैं फिर बोल रहा हूं, साथ साथ में नोट करते रहना, बॉइल एट फिक्स टेम्परेचर, ये फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल करता है, मतलब इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाने गया, फ्रैक्शनल हाँ डिस्टिलेशन लगाने गया तो यहां पे ये नहीं लगेगा, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्या होता है सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब कभी मैं दो लिक्विड को आपस में मिक्स करता हूं और फिर मैं बाद में सेपरेट करना चाह रहा हूं,
एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से दो लिक्विड को आपस में सेपरेट कर पाता हूं, और इस टेक्निक का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया और उन दोनों लिक्विड ने क्या बना लिया, एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप में वो दोनों लिक्विड सेम टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, इसका मतलब अब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए था ना बॉइलिंग पॉइंट का, वो तो है ही नहीं, यानी अब आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां मेंशन क्या किया हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पॉसिबल नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात सुना ध्यान से, जो काई ए होता है यानी मोल फ्रैक्शन कहां पर, लिक्विड फेज के अंदर, और जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा वो बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन बी का जो लिक्विड फेज में होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के वेपर फेज के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये एजियोट्रॉप कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूं तो सुना जानते, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ द कंपोनेंट, बोथ द कंपोनेंट। भैया आपने सॉल्यूशन बनाया होगा, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन, सही बात है ना। एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया कितना था, लेट से मान लेते हैं 358 केल्विन है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 360 केल्विन है। जब आप मिक्सर बनाओगे ना तो मिक्सर में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट 350। मैंने क्या बोला, जैसे मान लिया एक सब्सटेंस ए था जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेट से 300 है, एक सब्सटेंस बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेट से मान लेते हैं 310 केल्विन है। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, क्या बना, ए बी मिला, क्या मिला, ए बी। और आपको पता है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 300 से भी कम होगा। अब वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन 300 से क्या आएगा, कम आएगा। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट ऑफ द कंपोनेंट, यानी दोनों कंपोनेंट से कम होगा, दोनों ही कंपोनेंट से कम होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है 95.6% इथेनॉल एंड वाटर का सॉल्यूशन। इथेनॉल प्लस वाटर को अगर मिक्स करते हो तो ये क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आए तो याद रखना इसको कौन बनाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। मिनिमम मतलब कम, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो याद रखना अपोजिट, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, फॉर्म बाय सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वही लोग बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। आगे चलूं अगर मैं, तो मेरे पास दूसरा आता है, बताओ क्या कह रहा हूं, मतलब जो दोनों कंपोनेंट हैं उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होगा, सेम होगा और फिक्स टेम्परेचर होगा। जैसे होता है ना एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि मान लिया 310 से लेकर 320 के बीच बॉइलिंग पॉइंट है, और दूसरा कि दो कंपोनेंट आपने मिला रखे हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान लिया 350, अच्छा ये एग्जांपल लिया था, एक का 300 एक का 310 है, तो भैया पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 300 से लेकर 310 के बीच में हो जाएगा। सही बात है ना, फिर कुछ कंपोनेंट 300 पे बॉइल कर रहे होंगे, कुछ 310 पे बॉइल कर रहे हैं, बट जब मैं एजियोट्रॉप बना दूंगा तो क्या होगा, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे और दोनों के दोनों उसी टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। जैसे एक 300 था एक 310 था, लेकिन मैंने क्या बोला, जब मैंने मिला दिया तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक होगा। अगर वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो एक 300 था एक 310 था, तो बॉइलिंग पॉइंट 300 से कम हो जाएगा, और 300 से कम लेट से 295 है, तो ए और बी दोनों बॉइल कितने पे करेंगे, 295 पे करेंगे। जबकि इससे पहले एक का बॉइलिंग पॉइंट 300 था एक का बॉइलिंग पॉइंट 310 था, बट अब दोनों के दोनों किस पे बॉइल कर रहे हैं, 295 पे। क्लियर बात है। अगर मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूं, किसकी बात करूं, नहीं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, वैसे तो पहले मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट कोई नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कैसे
टेम्परेचर कम हो रहा है और इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन बोथ द कंपोनेंट, ग्रेटर देन बोथ द कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसा सॉल्यूशन कौन बनाएंगे, फाउंड बाय नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, यानी जो लोग नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो ऐसा एजियोट्रॉप बनाएंगे। और इसका एग्जांपल 68% HNO3 प्लस वाटर अगर आपके पास है तो ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। अब मेरी बात सुनो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लिखना नहीं है, लिखवा रखा है पहले नोट्स में, जो मैंने ग्रुप में आपको फॉरवर्ड की थी उसमें लिखे हुए हैं, सारी चीजें डिटेल में है। अगर मैं समझाऊं इसको कैसे हुआ है तो सुनो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं कि मैंने दो चीजों को मिलाया है, एक समझा रहा हूं दूसरा उसका अपोजिट होता है, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने दो चीजों को लेट्स से इथेनॉल और वाटर को मिलाया है, और मैं कह रहा हूं इथेनॉल और वाटर को मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है भाई, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और आपने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बड़ा होगा। सही बात है ना। अगर वेपर प्रेशर बढ़ा है तो ये कहां होता था सर, पॉजिटिव डेविएशन में। वहां पर अगर आप देखो तो जस्ट यहीं पीछे पढ़ाया है, वेपर प्रेशर देखो PA PB PS सब ग्रेटर देन है, सब क्या है, ग्रेटर देन है। मतलब वेपर प्रेशर कहां बढ़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन में। इसलिए जो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वही क्या बनाते हैं, वही क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्लियर बात है ना। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, अच्छा एक और चीज, अगर आप देखो तो इससे दो एग्जांपल आपको और मिले। इथेनॉल और वाटर तो मैंने पहले लिख दिया था, पॉजिटिव डेविएशन में लिखा था ना। HNO3 और वाटर कहां गया, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल मिल गया। एक बात बताऊं, एनसीईआरटी ने तो बस यही दो दे रखा है, पर सुनना मेरी बात, एसिड के साथ, एसिड के साथ किसी और चीज को कुछ भी मिक्स कर दो, आपका डेविएशन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ज्यादातर अगर आपको एग्जांपल में इथेनॉल दारू मिल जाए तो समझ जाना वो डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव। यानी दारू दिखे तो पॉजिटिव, एसिड दिखे तो नेगेटिव। ये भी तरीका होता है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। अगर एग्जांपल में कहीं आपको दिख जाए, वैसे तो आपसे एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल तो आप दो भी याद रख लो, एक दो एग्जांपल देते हैं दे दोगे। लेकिन अगर कहीं एमसीक्यू में ऑप्शन आ जाए तो इथेनॉल दिखे तो पॉजिटिव डेविएशन और दारू एसिड दिखे नेगेटिव डेविएशन। क्लियर बात। तो यहां तक की बात हो गई क्या, यानी आपको यहां तक क्लियर हो गया कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, वगैरह वगैरह। तो जब इतना क्लियर हो गया है तो भैया हमारे पास जो अगला टॉपिक शुरू होता है, उस अगले टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से पक्का 100% गारंटी के साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू लेकर के 3 नंबर तो आपके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से लगभग आ जाते हैं हर बार, और यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आपको ये टॉपिक बढ़िया से आना चाहिए। ठीक, आपने अभी तक पूरे चैप्टर में जो कुछ पढ़ा वो सब मिला जुला के अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो मिला जुला के 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आए होंगे। और अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ोगे आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इससे अकेले कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आए होंगे। पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि पूरे चैप्टर में एक टॉपिक जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो कौन है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी बताओ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट
नॉट नेचर। क्या मतलब हुआ? ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल डिपेंड किस पे करती हैं? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। नेचर कैसा है उस सॉलिड पार्टिकल का, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट में चाहे मोल्स में मेजर करो, या जैसे जनरली हम तो मोल में ही मेजर करेंगे। मास और नंबर दोनों में फर्क होता है। मास और नंबर दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं होते ना। हाँ, अगर हम बात करें तो हम इस चैप्टर में ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री में जब भी नंबर की बात करते हैं किसकी बात करते हैं? मोल्स की। और मोल्स का और लेना देना किसके साथ होता है? कंसंट्रेशन के साथ। जैसे नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बन गया? मोलरिटी बन गया। तो मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स भी आ सकती हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट अगर मेजर कर लोगे तो क्या आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली आपका फोकस कहाँ है? नंबर ऑफ मोल्स पर। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं मैंने मान लिया ये दो कंटेनर लिया है, इस दोनों कंटेनर के अंदर मैंने अलग अलग सॉल्यूट डाल रखे हैं। लेट्स से मैंने एक कंटेनर के अंदर 1 मोल, कितने मोल? 1 मोल सुक्रोज डाला है, और इस दूसरे डब्बे के अंदर मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला है। 1 मोल क्या डाला है? मैंने मेजर किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी हो, मैंने मेजर किया, मान लिया यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आई? एक्स आई। तो जब मैं यहां जाऊंगा तो मेजर करूंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आएंगी? एक्स ही आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ग्लूकोज लिया था, आपने सुक्रोज लिया था, दोनों के मोल्स कितने थे? सेम। तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आंसर क्या आएगा? सेम। सही बात है। अगर मैं दोनों के मोल्स बदल दूं, मान लिया एक को 2 मोल कर दिया, तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी या अलग हो जाएगी? और इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मतलब जब तक नंबर में चेंज नहीं करोगे, प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप मुझे बस एक छोटी सी चीज बता दो, क्योंकि अगर इतनी बात बता दिए तो उसके बाद तो फॉर्मूला ही है, बस समझो बात को ध्यान से। इधर देखो, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर मान लिया एक सॉल्वेंट डाल रखा है, इसमें मैंने एक सॉल्यूट ऐड किया है, और वो सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। अब मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो समझना। मैंने यहां पर एक सॉल्वेंट डाला था ए, क्या डाल रखा था? एक सॉल्वेंट ए। आप बताओ, इसके कुछ ना कुछ वेपर्स बने होंगे, पहले बने होंगे कि नहीं? बने होंगे। अब उन्होंने उन वेपर ने कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, तो उनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी नॉट ए होगा। सही बात है ना। सिर्फ ए जब था, अभी मिला दिया मैंने, वो अलग बात। मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास सिर्फ ए होता तो वेपर जो बनते वो किसके बनते? सिर्फ ए के। और वेपर प्रेशर क्या होता? पी नॉट ए, यानी सिर्फ ए का वेपर प्रेशर होता। सही बात है। अब मैंने इसमें सॉल्यूट मिलाया है और मैं लिख रहा हूं क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे। अगर सॉल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, ठीक है, नहीं बनेंगे। अगर मैंने इसको मिलाया तो क्या पी नॉट ए जो था वही रहेगा या बदल जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? पहले मान लिया इस सरफेस के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल किसके थे? ए के थे, तो भैया वेपर हमेशा किसके बन रहे थे? ए के बन रहे थे। लेकिन अब इनमें कुछ पार्टिकल किसके आ गए? बी के आ गए ना, यानी सॉल्यूट के आ गए। तो अब पहले नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेपराइज हो रहे थे वो ज्यादा थे, अब क्या है? कम है। इसका मतलब अब वेपर प्रेशर क्या होगा? पहले से कम होगा। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कितना कम होगा? हाँ भाई, कितना कम होगा? पी नॉट ए आपको पता है सर, वेपर प्रेशर है प्योर का। किसका है? प्योर का। और जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? पीएस। भैया सॉल्यूशन का हो जाएगा ना, क्योंकि पहले क्या था? सिर्फ सॉल्वेंट था। अब मैंने मिला दिया सॉल्यूट तो पूरा क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर किसका होगा? पीएस होगा। अब पीएस के अंदर आपको अगर याद हो, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो
तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो पीएस क्या होता है सर, पीए होता है प्लस पीवी होता है। सर पीवी 0 है तो पीएस किसके बराबर आता है, पीए के बराबर आता है। और मैंने कल ही राउट्स लॉ में ही बताया था कि हमेशा पी नॉट ए ग्रेटर देन होगा पीएस, क्योंकि ये सॉल्यूशन का वेपर है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर अलग अलग होंगे। कम कौन होगा, बाद वाला। अब बताओ पीए पीएस के बराबर है, तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यानी पी नॉट ए ज्यादा होगा और पीएस क्या होगा, कम होगा। अगर मुझे ये पता करना हो कि वेपर में कितना कम हुआ है, यानी वेपर कितना कम हुआ है, तो कैसे पता करूं सर, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, सही बात है ना। तो ये मुझे पता चला लोअरिंग इन प्रेशर, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एलवीपी का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब है रिलेटिव, और रिलेटिव का मतलब क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे, स्टार्टिंग वाले से। तो भाई साहब अगर मैं पी नॉट ए माइनस पी एस करूंगा और इसको कंपेयर कर लूंगा पी नॉट ए से, तो ये क्या हो जाएगा, आर एल वी पी, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सही बात है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के। तो भैया हमें आर एल वी पी से क्या पता चलता है कि जो हमारा पी नॉट ए है माइनस पी एस है अपॉन में पी नॉट ए है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो पी नॉट ए माइनस पी एस किसका मोबाइल बज रहा है, अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व। ठीक, अब सुनना, इसको अगर मैं चेंज करूं इन टर्म ऑफ मास, किसमें, इन टर्म ऑफ मास, तो क्या आता है सुना ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ बी अपॉन में वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ, एक मिनट, ऊपर आएगा ना मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए आ जाएगा ऊपर और मोलर ऑफ मास ऑफ बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास ये एक दूसरा फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जहां सॉल्वेंट क्या हो, ज्यादा हो, और सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम अमाउंट में होता है। वैसे आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब डाइल्यूट में ही आते हैं और क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक क्लियर है सबको। क्या आरएलवीपी, आरएलवीपी में इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। जब आप कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो आरएलवीपी के जब भी क्वेश्चन आएंगे हमेशा क्या मेंशन किया होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, वेपर प्रेशर कम हुआ है, मतलब क्या है, आरएलवीपी है। ये सुना ध्यान से, हेनरीज लॉ, जब भी हेनरीज लॉ की बात करेगा तो हेनरीज लॉ के अंदर आपको किसी एक गैस के बारे में या किसी एक जो है सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, केएच की वैल्यू होगी, कहीं ना कहीं आपको देख के अंदाजा लग जाता है कि हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। जब राउट्स लॉ का आता है, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हमेशा दो लोगों का पार्शियल प्रेशर दिया होता है। कितने लोगों का, दो लोगों का, चाहे वो प्योर का दिया हो चाहे वो सॉल्यूशन का दिया हो, बट दो लोगों के बारे में होगा, दो कंपोनेंट के बारे में एटलीस्ट बात होगी। जब कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात हो तो समझ जाना ये राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन या फिर आरएलवीपी, दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने जो है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा उनको मैंने डराइव करके भी दिखाया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो राउट्स लॉ का फॉर्मूला है उसी से ही ये फॉर्मूला डराइव हो जाता है। मतलब चाहे आप राउट्स लॉ का नॉन वोलेटाइल वाला लगाओ चाहे आप ये लगाओ, दोनों बातें क्या है, सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आगे चलूं मैं तो अगली प्रॉपर्टीज मेरे पास आती हैं। मेरे पास जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
सुनो ध्यान से। पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इधर देखो, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनना ध्यान से, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 1 atm के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लिया मैंने एक लिक्विड लिया, यहां इस लिक्विड को मैंने बॉईल करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली इसके वेपर बनेंगे और इसका वेपर प्रेशर होगा। लेट्स से मान लिया इसका वेपर प्रेशर इनिशियली 0.2 था, फिर मान लिया 0.3 हुआ, फिर 0.4 हुआ, 0.5 हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते फाइनली पहुंच गया 1 atm पे। जब 1 atm पे इसका वेपर प्रेशर पहुंचा, उस समय लेट्स से मान लेते हैं टेम्परेचर था 102 डिग्री सेल्सियस, तो इस 102 डिग्री सेल्सियस को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। उस लिक्विड क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है? बॉइल करेगा और उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा? बराबर होता है। क्लियर बात? आप सुनना, यहां पर सिंबल है टीबी। अगर कहीं टीबी लिखा हो तो ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और कहीं लिखा हो टी नॉट बी, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। तो मैं कह रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कब? मेरे पास यहां वाटर था, यहां वाटर था, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। मैंने इसमें क्या डाला? सॉल्यूट। जब मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। मतलब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? प्योर वाले से ज्यादा होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना हुआ है या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कितना है, तो जितना बड़ा है उसको मैं डेल्टा टीबी बोल सकता हूं कि भैया पहले टेम्परेचर 100 था, अभी बढ़ के 102 हो गया है। सही बात है ना? तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। बड़ा वाला कौन होगा सर? टीबी। तो क्या कर देंगे? टीबी माइनस टी नॉट बी, ये क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी आ जाएगा। और डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया डेल्टा टीबी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी के। मतलब अगर मैं डेल्टा टीबी निकालूंगा तो डेल्टा टीबी जो टू आएगा केबी इनटू में क्या? मोलैलिटी। अच्छा मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिख करके फॉर्मूला लिख दूं, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या? केबी इनटू में मोलैलिटी। अब यहां एम क्या है? एम इज मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। और यहां केबी क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट। अब मेरी बात सुना ध्यान से इधर, अगर कोई आपसे बोले कि डिफाइन कर दो किसको? केबी को। किसको डिफाइन कर दो? केबी को। जब इसको डिफाइन करने के लिए बोले ना तो सुनो ध्यान से क्या करना होता है, इसको इधर छोड़ो बाकी सब एक तरफ कर दो, तो सर डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा इज इक्वल टू केबी आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू कितना रख दूं? 1, और डेल्टा टीबी इसके बराबर आ जाएगा टीबी के। एक तरीका तो ये, आप सुनो ध्यान से, केबी इज क्या? डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको भी मैंने 1 रख दिया, इसको भी मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो क्या बोलूंगा? केबी इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ज्यादा बढ़िया है कि आप केबी को डिफाइन करो। केबी क्या है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जब आप मोलैलिटी को कितना ले लोगे? 1 ले लोगे। क्लियर बात? अब सुनो ध्यान से, जब हम इस मोलैलिटी को, मोलैलिटी वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर,
अगर हम उसको रख दें यहाँ पर तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केबी आ जाएगा। और मोलरिटी का फॉर्मूला पड़ा था डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए किस में, ग्राम के अंदर। तो हमारे पास ये एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा जिसका हम इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो ये बात हो गई किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफ अभी मैं डिप्रेशन का और एलिवेशन का दोनों एक साथ बना दूंगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो भाई साहब यहां भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। चला जा भाई, बहुत बढ़िया। तो भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, अब होगा क्या नाम इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया से समीक्षा बात कर रही हो तुम, कब से मैं देख रहा हूं तुमको। बताऊंगा जिस दिन क्वेश्चन करवाऊंगा, डंडा यहाँ ला के रखूंगा और तुमको ही मारूंगा बस ढूंढ ढूंढ के। डंडा मिल गया है मुझे, जो ऊपर छुपा रखा था ना तुम लोगों ने। हाँ, अगर हम बात करें, पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सुना जानते, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अच्छा यहां पे ये याद रखना, इसको हम बीपी बोलते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करूं, व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन वेपर प्रेशर इन सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन लिक्विड, यानी लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है ना, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। और मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ टीबी है, इसको मैं टीएफ कर रहा हूं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। बीपी की जगह क्या लिख दूंगा, एफपी लिख दूं, फ्रीजिंग पॉइंट, समझ जाओगे ना। अगर मैं यहां ये कर दूं तो यहां एफ लगाना है फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे क्या लगाना है, एफ लगाना है यहां, और यहां क्या लगाना है। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, यहां पे टीएफ और टी नॉट एफ में से कौन ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यानी कम हो रहा है, यानी टीएफ कम होगा और टी नॉट एफ ज्यादा होगा। तो मतलब यहां माइनस कहां से करेंगे, बड़े में थे ना, तो टी नॉट एफ माइनस टीएफ ना, टी नॉट एफ माइनस, ये इरेज करने वाला है टीएफ। क्लियर बात। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, इतना सारा चेंज करना पड़ा, लिख ही देता मैं, नहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, और ये एलिवेशन इन, हाँ ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन कांस्टेंट, हाँ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर बात। बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ बस टीएफ करना है और यहाँ क्या करना है, एफ करना है। क्लियर बात है। तो ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे चलें, ग्राफ देखना, इधर देखो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इधर देखो, पहले मेरे पास जो ऊपर वाला ग्राफ है किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। मैंने वेपर प्रेशर ग्राफ बनाया है, आप सुना ध्यान से, ये टेम्परेचर है। यहां अगर देखो तो प्रेशर कितना है, 1 एटीएम का है। मैंने बताया जब 1 एटीएम का प्रेशर होता है बच्चे, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सही बात है ना। तो ये क्या है, टी नॉट भी है, क्या है, टी नॉट भी है। मैंने इसमें क्या ऐड किया, सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर पहले यहां था तो मूव करते कहां गया, नीचे। तो जब मैंने इसी लाइन को नीचे वाले से मिलाया तो टेम्परेचर कितना आया, यहां आया। तो अगर आप देख रहे हो टेम्परेचर पहले इतना था अब इतना है, टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है ना।
इसलिए नाम क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम था। जबकि आप इधर देखो ध्यान से, तो सुना ध्यान से क्या कह रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट वह तब होता है जब वेपर फेज और सॉलिड फेज में टेम्परेचर क्या हो, वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड फेज में क्या आ जाए, सेम आ जाए। आप देखो ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, इस पॉइंट पर दोनों सेम हो रहे हैं, यहां पे जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। सही बात है। मैंने इसमें क्या किया बच्चे, सॉल्यूट मिला दिया, बन गया क्या, सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन बन गया तो मैंने इसको जब इधर मिलाया तो यहां मिल रहा है, और फिर से अगर देखो तो पहले यहां था अभी यहां आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है कि बढ़ा है, कम हुआ है ना। तो ये दोनों ग्राफ से भी हमें पता चलता है कि जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसके बाद हमारे पास जो आगे आता है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाफट इसको भी खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ इधर देखना शांति से, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहली बात तो ऑस्मोसिस क्या होती है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या कह रहा हूं, सॉल्वेंट का फ्लो, मतलब जैसे मान लिया मेरे पास ये एक कंटेनर है, इंपॉर्टेंट बात एक और चीज ध्यान लिख दूं मैं, थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरे पास मैंने यहां बीच में क्या लगा दिया, एक ये जो मेम्ब्रेन लगाई है ये है एसपीएम। क्या है, एसपीएम। इधर मैंने रख रखा है सॉल्वेंट, क्या रख रखा है इधर, सॉल्वेंट। इधर मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन। अब बताओ यहां सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट का यहां से यहां जाना, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब वो सॉल्वेंट हो सकता है वाटर हो, तो वाटर का मूव करना इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑस्मोसिस। तो ठीक है, यहां तक ऑस्मोसिस क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, मुझे क्या करना है, इस ऑस्मोसिस को रोकना है। भैया यहां से यहां फ्लो हो रहा था ना, मैं चाह रहा हूं इसको रोक दूं, इसको क्या करूं, रोक दूं। तो मुझे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा जितने प्रेशर से उधर आगे जा रहा है। तो अगर जितना प्रेशर मैं बाहर से एक्सर्ट करता हूं ताकि ये ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते किससे हैं, पाई से। तो ये क्या होता है, प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और सुना ध्यान से, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, सी। सी क्या है, मोलैरिटी है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आप इन सबको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सी आर टी। सी क्या है, मोलैरिटी है। सी क्या है यहां, मोलैरिटी। इससे पहले हर जगह क्या आ रहा था, मोलैरिटी। अब की बार क्या आया है, मोलैरिटी। तो अगर बात करूं मैं मोलैरिटी की, और मोलैरिटी का अगर मैं फॉर्मूला यहां रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, पाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में बी एस किस में, एम एल के अंदर, और मल्टीप्लाई किससे, आर से, और किससे, टी से। ये क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई का फॉर्मूला। आप सुनना, यहां टेम्परेचर किसमें रखा जाएगा, केल्विन के अंदर। किसमें रखा जाएगा टेम्परेचर, केल्विन के अंदर रखा जाएगा। आप सुनना ध्यान से मेरी बात। मान लिया मेरे पास दो सॉल्यूशन है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी अगर दो सॉल्यूशन का पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो इसे बोलते हैं बच्चे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। और 0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज NaCl जो होता है वो आइसोटोनिक होता है किसके, आरबीसी के। आइसोटोनिक टू आरबीसी, यानी हमारी आरबीसी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर
0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज NaCl का भी होता है। क्लियर बात? अब और सुनो, अगर मान लिया एक का प्रेशर कम हो और एक का प्रेशर क्या हो, ज्यादा, तो जिसका ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। मतलब अगर मान लिया π1 इज ग्रेटर देन π2, तो जिसका ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। जिसका कम है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्लियर बात? क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। अब यहां एक छोटी सी बात आती है, क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये बताओ सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। आप बताओ, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, ये फ्लो इधर जा रहा था, तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दूं, यानी पी एक्सटर्नल ज्यादा कर दूं किससे, पाई से, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स्ड ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब भैया रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहां करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। भैया जो समुद्र का खारा पानी होता है ना, उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक बात हुई। अब हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए। क्वेश्चन पूछता है क्यों किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो याद रखना प्रीफर्ड किया जाता है किसको, भैया पाई को। आपसे पूछे किसके लिए, और बायोमोलिक्यूल्स मोलर वेट। अगर आपको बायोमोलिक्यूल का मोलर वेट निकालना है तो आप किसको प्रेफरेंस देते हो, भैया पाई को। क्यों, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल नहीं होते हैं। एंड और ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये नॉन फंक्शनल होते हैं एट लोअर टेम्परेचर, इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। तो भैया लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो गए, हाई टेम्परेचर पर क्या हो गए, अनस्टेबल है। तो बायोमोलिक्यूल, आप सोचो ध्यान से, अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगा रहे हो तो टेम्परेचर हाई रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट लगा रहे हो टेम्परेचर लो रहेगा। हाई पे बायोमोलिक्यूल स्टेबल नहीं है, लो पे वो इनएक्टिव है। ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे काम करता है। इसका मतलब बढ़िया मेथड किसके लिए हुआ, बायोमोलिक्यूल का वेट निकालना है तो पाई से कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हो। आप सुनो, अगर मान लिया हमारे पास ये एक प्यारी सी सेल है, क्या है, एक प्यारी सी ये सेल। अगर इस सेल से कुछ चीज बाहर जाए और इस सेल से अंदर आए, अगर सेल के कुछ बाहर जा रहा है और सेल के कुछ अंदर आ रहा है, तो सेल से कुछ चीजों का बाहर जाना इसे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर जो चीजें आती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, याद रहेगा। अब अगर ऑस्मोसिस हो गया हो तो हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, वांट ऑफ फैक्टर, और बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, वांट ऑफ फैक्टर खत्म हो जाएगा। 5 मिनट से भी कम लगेगा, थोड़ा सा सबर रखेंगे। हाँ, तो अगर हम बात करें वांट ऑफ फैक्टर, अब सुनना, इस वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है पहले समझो। आई, अगर मैं बात करूं तो आई का पहले फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अब इतना बड़ा फॉर्मूला जरूरत नहीं लिखने की, आप सिर्फ ऐसे लिखो, NaFT लिख दो, आफ्टर हो जाएगा, और N बिफोर लिख दो, हो गया ना। अरे N का मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, एक आफ्टर है और एक क्या है, बिफोर है, एक आफ्टर है और एक क्या है, बिफोर है। क्लियर बात यहां तक।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे चलता हूं मैं, चलो देख लो उधर बगल से। अब सुनो ध्यान से, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या लिया हमने इस कंटेनर में? हमने बच्चे 1 मोल लिया NaCl। क्या लिया? 1 मोल NaCl। इस कंटेनर में हमने लिया 1 मोल क्या? ग्लूकोज। बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर इसकी एक्स थी ग्लूकोज वाली, तो इसकी भी एक्स आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना। अभी तो हमने यही पढ़ा था कि किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। ये भी 1 मोल, वो भी 1 मोल, दोनों क्या आने चाहिए थे? बराबर। बट हमारे साथ क्या हुआ? धोखा। और यहाँ क्या हो गया? प्रॉपर्टीज 2x आ गई। हमने उम्मीद किया था x आएगी, लेकिन कितनी आई? हमारी उम्मीद से ज्यादा आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने NaCl को जब पानी में डाला तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। Na प्लस के कितने मोल? 1 मोल। Cl माइनस के कितने मोल? 1 मोल। टोटल मोल कितने हो गए? 2 मोल। मतलब किससे था इसको? नंबर से ना। नंबर तो 2 हो गया है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? 2x थी, नॉट x। मतलब चेंज क्यों आया है? क्योंकि सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है। तो सॉल्यूट कौन से डिसोसिएट होंगे? सुनो ध्यान से, जब आपको क्वेश्चन में कभी यूरिया दिखे, ग्लूकोज दिखे, सुक्रोज दिखे, यानी सिंपल शब्दों में ऑर्गेनिक चीजें दिखे एक्सेप्ट बेंजोइक एसिड, तो आप समझ जाना कि ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन आपको NaCl दिखे, BaCl2 दिखे, आपको कोई आयनिक कंपाउंड दिखे, आयनिक कंपाउंड कोई सा भी दिख जाए, बेंजोइक एसिड दिख जाए, तो समझ जाना कि यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वांट ऑफ फैक्टर की जब जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? हमारे पास एक टर्म होती है अल्फा, और इस अल्फा को हम बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मेरे पास बस 2 केस है, ये दोनों केस समझाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगर बात कर रहा हूं मैं अल्फा की, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू 100%, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 100% है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो तो कैसे निकालते हैं? 2 एग्जांपल बस लेना, इधर देखो। एग्जांपल, मैंने लिया MgCl2, इसको डिसोसिएट किया किसमें? Mg2 प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस पे, 2 Cl माइनस होंगे, सही बात है? हाँ सही बोल रहा हूं ना। अगर मैं बात करूं बिफोर डिसोसिएशन, मान लिया इसके कितने मोल थे? 1 मोल, तो इसके कितने रहे होंगे सर? 0 0। आफ्टर, यानी पानी में डालने के बाद ये क्या हो गए? डिसोसिएट। मैं कह रहा हूं डिसोसिएशन 100% है, मतलब जितने MgCl2 डाले थे सब डिसोसिएट हो गए, तो भैया ये तो 0 बचेगा ना। ये कितना बन जाएगा? 1, और ये कितना बन जाएगा? 2। निकालने के लिए क्या करते हैं? आफ्टर वाले को जोड़ लेते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई बिफोर वाला 1 प्लस 0 प्लस 0, कितना आ गया? 3/1, यानी सीधा आंसर आ गया 3। अगर मैं बड़े सिंपल शब्द में बोलूं, जब आपको बोला हो कि डिसोसिएशन 100% है तो नंबर ऑफ आयंस काउंट कर लेना। कैसे? यहाँ Mg 1 है, 2 Cl है, टोटल कितने हो गए? 3 आयंस, तो आंसर 3 हो गया, आई का वैल्यू डायरेक्ट। ठीक, आपको बात समझ में आई ना। हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में और भी देखेंगे, बट अभी मैं एक एग्जांपल से आपको आइडिया दे रहा हूं हो क्या रहा है। अब सुनो, अगर एसोसिएशन हो जाए, अगर क्या हो जाए? एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होता है, लेट से मान लिया 2 A थे और ये मिलके क्या बना दिया? इसने A2 बना दिया। क्या बना दिया? A2। आप मुझे बताओ, अगर मैं बिफोर वाला केस लूं और अगर मैं आफ्टर वाला केस लूं, तो बिफोर में मान रहा हूं इसके 1 मोल थे और इसके 0 थे, आफ्टर इसका खत्म हो जाएगा और इसका कितना बनेगा? हाफ बनेगा। क्यों? सुनना मेरी बात, 2 से 1 बन रहा था, तो 1 से कितना बनेगा? आधा बनेगा ना। तो अगर आफ्टर देखोगे तो आफ्टर कितना है? 0 प्लस 1/2। बिफोर कितने हैं? 0 प्लस 1, तो आई कितना आ जाएगा? सीधा आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। अब यार देखो, 2 कंबाइन होकर के A2 बनाया है ना, इसको बोलते हैं डाइमराइज होना। क्या बोलते हैं? डाइमराइज होना। तो अगर सुनना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डाइमराइज हो रहा है, तो याद रखना आई की वैल्यू 1/2। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ट्राइमराइज हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब एक लास्ट चीज कि अगर डिसोसिएशन 100% ना हो तो क्या करेंगे? चलो जस्ट 1 मिनट मुझे भी दे दो। अगर डिसोसिएशन 100% ना हो तो क्या होगा? केस क्या कह रहा है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू कितना?
100%। अगर अल्फा 100% नहीं है तो मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, सुना ध्यान से ताकि आपको समझने में आसानी। इधर देखो मेरे पास है MgCl2, ये ब्रेक हुआ किसमें, Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। कोई समस्या नहीं ना इसमें। ये कितना था 1, ये कितना था 0, ये कितना था 0। पहले क्या था कि सारा का सारा डिसोसिएट हो जा रहा था, अभी आपको बोला रहेगा 70% हो रहा है, 60% हो रहा है, हमें नहीं पता कितना परसेंट हो रहा है, मान ले रहे अल्फा हो रहा है। तो कितना कम होगा, पहले पूरा डिसोसिएट होता था तो 1 - 1 0, अभी अल्फा हो रहा है तो 1 - अल्फा। तो ये बनेगा कितना, ये अल्फा बनेगा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा बनेगा। सही बात है ना। जब मैं आई निकालने जाऊंगा तो आई क्या होता है, बाद वाले को जोड़ना है, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 2 अल्फा। अब बताओ नीचे तो 1 ही आएगा, डिवाइड करूं क्या, नहीं करूं ना, तो सीधा आई इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि ये अल्फा से तो ये अल्फा कैंसिल। अब बताओ अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा दिया हुआ है तो आई निकाल लोगे, आई दिया हुआ है तो अल्फा निकाल सकते हो। अब अगर एक केस मैं ले लूं किसका, इसका वही सेम, ए से 2a से क्या बन रहा है, 2a से क्या बन रहा है A2 बन रहा है। आप मुझे बताओ पहले ये कितना था 1, ये 0, मैं कह रहा हूं ये अल्फा खत्म हुआ तो ये कितना बनेगा अल्फा/2 बनेगा ना। अरे 2 से 1 बन रहा था, 1 से 0 बन रहा है, अल्फा से अल्फा/2 बनेगा। सही बात है ना। तो अगर हम आई निकालने जाएंगे तो क्या आएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2, आंसर कितना आएगा आई इज इक्वल टू 1 - अल्फा/2। क्या आएगा आंसर 1 - अल्फा/2 आ जाएगा, 1 - अल्फा/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात यहां तक, ठीक। तो आपका ये चैप्टर फाइनली हो गया खत्म। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करके आना है, और फॉर्मूला पूछूंगा और अगली क्लास में जो नहीं बताएगा उसकी पिटाई करूंगा। स्पेशली समीक्षा नाम की एक लड़की है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ उसको बहुत मारूंगा मैं, ठीक। क्लियर, आज के लिए बस यहीं तक।